Hello everyone, let's start with a new video. In this we are going to cover practice paper term 1. This is for subject physics. तो डिस्कस करते हैं, सेम पैटर्न है बिल्कुल, और ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने रिलीज़ किया है पेपर, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कि एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस D। तो यहाँ पे पहले तो एयर था दो चार्जेस के बीच में, लेकिन अब क्या प्लेस कर दिया इन्होंने, डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दिया। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करने की वजह से फोर्स में क्या चेंज आता है, पहले तो आपको पता है कि फोर्स क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 D², यही होता है फोर्स का फॉर्मूला। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने बोला है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दो। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करने के बाद चेंज क्या आता है, बाकी तो सब सेम रहेगा, लेकिन आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, बस के आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और के यहाँ पे आने की वजह से आपका क्या होगा, इट विल डिक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज बाय के टाइम्स, कम होता जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। इफ़ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप क्या कर रहे हो, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक लेकर जा रहे हो, और इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होने की वजह से देयर वोंट बी एनी पोटेंशियल चेंज, तो पोटेंशियल ना चेंज होने की वजह से वर्क डन विल बी ज़ीरो, नो वर्क इज डन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैरेड इज चार्ज टू 100 वोल्ट, इट्स एनर्जी इज इक्वल टू। तो देखो सबसे पहले आपको दिया क्या हुआ है, सी की वैल्यू दी हुई है, वी की वैल्यू दी हुई है, एनर्जी पूछ रहे हैं आपसे, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर का, U इज़ इक्वल टू हाफ CV², ठीक है। CV² आपने करना है प्लेस, तो ये ध्यान रखना कि इसको माइक्रोफैरेड से फैरेड में कन्वर्ट कर लो। सो हाफ एज इट इज़, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इट विल बी 50 × 10⁻⁻⁶, और वोल्ट कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर। सो यहाँ पे आप देखो अपनी वैल्यू कैसे चेंज होती है, 2 को 50 से कैंसिल कर देते हैं, 25 आ जाएगा, और इसको हटा देते हैं यहाँ से, 25 बचा आपके पास, 10⁻⁻⁶ बचा आपके पास, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर बेसिकली क्या हो गया, 4 ज़ीरोस, और 4 ज़ीरोस का मतलब क्या है, 10⁻⁴, 25 एज इट इज़, और 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -2, 10⁻⁻2 जूल। सो यू कैन सी कि फर्स्ट वाला जो आंसर है हमारा दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सर्कुलर कॉइल ए ऑफ रेडियस R and current flowing through is I, another circular coil B of radius 2R and if 2I is flowing through it, तो आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो निकालनी है दो अलग अलग कॉइल के लिए, दोनों के रेडियस और करंट डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सर्कुलर कॉइल का जो फॉर्मूला होता है, आपको पता है इट इज़ μ0I/2R, μ0I/2R। अब अगर आप B के लिए लिखना चाहो तो क्या करोगे, आई को आप क्या करोगे, 2I लिखोगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आई आपका किस में चेंज हो गया, 2I में, और रेडियस किस में चेंज हो गया, 2R में, तो 2R लिख देंगे यहाँ पे हम, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास बचा क्या, μ0I/2R। सो यू कैन सी कि BA और BB बिल्कुल सेम है, और इनकी रेशियो क्या हो जाएगी, अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो इनकी रेशियो क्या हो जाएगी, 1/1, क्योंकि उन्होंने ना क्या किया, रेडियस भी 2R से बढ़ा दी है, करंट भी 2I से बढ़ा दी है, तो दे विल कैंसिल आउट, 2 और 2 कैंसिल हो गए, इस वजह से योर रेशियो इज़ 1:1। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कांस्टेंट और मैग्नेट इज़ वाइडली यूज्ड इन वायर वुड स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ द वाउंड स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ द। तो अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि क्यों यूज़ किया जाता है मैग्नेट और कांस्टेंट को। तो कांस्टेंट और मैग्नेट को इसलिए यूज़ किया जाता है बिकॉज दे हैव वेरी वीक टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टिविटी, बहुत ही कम, मतलब वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, इस वजह से यू विल सी कि इसी को हम यूज़ करते हैं वायर वाउंडिंग में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स each of radius 8 cm carries a current of 0.4 ampere. The magnitude of magnet
मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल विल बी। तो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड, और कौन सा कॉइल है, सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल के लिए क्या यूज़ किया जाता है, म्यू नॉट आई 2r, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टर्न्स है। टर्न्स का मतलब आपने क्या प्लेस करना है यहाँ पे, n प्लेस कर दो यहाँ पे, n म्यू नॉट आई 2r। अब n की वैल्यू कितनी है आपकी 100, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है आपकी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और i की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0.4 दी हुई है यहाँ पे हमें, और साथ ही साथ 2 इंटू आर। आर यहाँ पे आपका 8 सेंटीमीटर है, लेकिन आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में, सो इट विल बी 0.08। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप जब इसको रिड्यूस करोगे, सारी वैल्यूज़ प्लेस करना और रिड्यूस करना है इसको, तो यू विल गेट द वैल्यू एज 3.1 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। सो आउट ऑफ दिस फर्स्ट वन इज़ करेक्ट। तो इसमें ना ज़्यादातर आपको फार्मूलाज याद करके जाने हैं क्वेश्चन को, इस एग्ज़ाम में अगर फार्मूलाज आते होंगे तो आसानी से आप ये पूरा पेपर कर सकते हैं। एंड यस, थ्योरी भी पता होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स फील्ड एट अ प्लेस आर 0.22 गॉस एंड 0.38 गॉस। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ डिप विल बी। एंगल ऑफ डिप कैसे निकलता है, इट इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय tan phi एंड इक्वल टू BV ओवर BH। BV कितना दिया हुआ है आपको, इट इज़ 0.38 वर्टिकल कंपोनेंट, और BH कितना दिया हुआ है आपको 0.22। अब आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे सबसे पहले तो पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हो। 38 को 22 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.7272। ठीक है। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, फाई की। तो फाई की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, टैन को आप इस तरफ लेकर आओगे और टैन इनवर्स कितना हो जाएगा 1.7272। सो आपको आंसर पता चल गया इसमें से कि आंसर कौन सा है, दिस इज़ फर्स्ट वन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज़ गिवन बाय BV ओवर BH, नॉट BH ओवर BV। कई बच्चे ऐसी गलती कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन is the correct one. I mean A part is the correct one out of these 4. Next आपको क्या दिया हुआ है इसमें कि electric flux is a which quantity, scalar, vector, fundamental, none of the above. तो फंडामेंटल से तो कोई लेना देना नहीं है, स्केलर और वेक्टर में से ही एक पार्ट है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, बेसिकली कि कितनी लाइंस पास कर रही हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं वो तो, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है उसकी। तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ, इंटीग्रल ओवर E.ds इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। बहुत सिंपल है, इसमें आपको बस ये बताना है कि कौन सा लॉ है, और दिस इज़ गॉस लॉ आउट ऑफ दीज 4। कूलम्स लॉ नहीं है, किरचॉफ्स लॉ नहीं है, वो तो करंट से रिलेटेड होता है, फैराडेस लॉ नहीं है। सो कौन सा करेक्ट है इसमें से, 9th वन। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्जेस, कि मतलब सबसे कम वैल्यू इसमें से कौन सी हो सकती है। तो आपको ये सभी को पता है कि इट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही होता है एक चार्ज में, इतने कूलम प्रेजेंट होते हैं, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल फॉर शॉर्ट डायपोल। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, शॉर्ट डायपोल के लिए कौन सा एक्सप्रेशन सही है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, एक्सियल के केस में हमारा होता है 2p और इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। r³ तो ध्यान रखना ही रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये भी पूछा गया पेपर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट के केस में कैसे प्रोपोर्शनल होता है, हमारा r डिस्टेंस कैसे प्रोपोर्शनल होता है, 1/r³, 1/r², 1/r, नन ऑफ दी, ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं। सो ये ध्यान रखना कि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 2p ओवर r³। 2p के लिए भी आ सकता है और r³ के लिए भी आ सकता है। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 12। इट सेज एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो अभी हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था, U इज़ इक्वल टू हाफ CV²। जब हमारे पास कैपेसिटर की वैल्यू और हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू होती है तो वी कैन यूज़ दिस फार्मूला। अदरवाइज़ आपको पता है कि हमारे पास Q भी यूज़ किया जा सकता है इस फार्मूला में, बिकॉज Q इज़ डिपेंडेंट ऑन C एंड V।
अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आपके पास है हाफ सी वी स्क्वायर, इसका मतलब हो गया v, और v को 2 बार ओपन कर सकते हो, और सी वी की वैल्यू कितनी है आपकी, इट इज़ बेसिकली q, सो हाफ क्यू वी भी हो सकता है इसका फॉर्मूला। अब दूसरे तरीके से देखो, अब हम क्या करेंगे, इसमें से ना v की वैल्यू निकालते हैं, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, q/c, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में, हाफ c और v की जगह हम क्या प्लेस कर रहे हैं, q/c का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो कैसे चेंज हो जाएगा, ये हाफ c, q का स्क्वायर, c नीचे आ गया, आप c का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से c कैंसिल, आपके पास क्या बचा, q² / 2c। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी ए, बी एंड सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सारे ही आपके क्या है, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, बट सब में कंडीशन अलग अलग है, कभी Q और V पे डिपेंड है, कभी C और V पे डिपेंड है, कभी Q और C पे डिपेंड है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि 3 फार्मूला एग्जिस्ट करते हैं, किसकी हेल्प से, Q = CV की हेल्प से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दिया हुआ है, द शेप ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो शेप कैसी होती है यहाँ पे, इट इज़ पैरेलल। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि यहाँ पे पूछा क्या गया है, शेप है आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। अब वो कह रहे हैं फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि लेट्स से कि आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फ्लो कर रहा है। अब वो पूछ रहे हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की विद रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली इट विल बी पैरेलल प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मस्ट बी पैरेलल प्लेन परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या दिया हुआ है, ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपसे ग्राफ दिया हुआ है, Q और V का ग्राफ दिया हुआ है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि Q = CV होता है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं आपसे कि Q और V का क्या रिलेशन है, Q और V कैसे रिलेटेड है। बहुत सिंपल है यार, फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और ये भी देखो कि स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं, इसका मतलब अगर आप V इंक्रीज़ करोगे तो Q भी आपका इंक्रीज़ हो रहा है, और इट इज़ अ लीनियर ग्राफ, इसका मतलब दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कोई टर्न वाला कर्व तो है नहीं, सीधा कर्व है, तो इसका मतलब दिस इज़ लीनियर ग्राफ। सो द राइट ऑप्शन आउट ऑफ द अबव इज सी पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट शोन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन्स एट अ गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इन्होंने बोला इज़ नॉट शोन, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो नहीं करते। तो फर्स्ट वाला तो सही है कि वो करते हैं, ऐसा टेंजेंट बनाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाती है। सेकंड देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट डू नॉट फॉर्म कंटिन्यूस क्लोज लूप, क्लोज लूप्स तो बनते हैं। सो दिस इज़ इनकरेक्ट, और दिस इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस वन, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा था ना उन्होंने, इज़ नॉट शोन बाय, तो ये दिस इज़ करेक्ट। एंड सी उन्होंने क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, यस, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि दो दो वैल्यूज़ नहीं हो सकती। लास्ट में देखो, द लार्जर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डायपोल मूवमेंट एसोसिएटेड विथ करंट लूप, कि हमारा m की वैल्यू होती क्या है। सो इट इज़ बेसिकली m = NIA, number of turns, I is the current and A is the area of the loop. Induced EMF का क्या फॉर्मूला, इट इज़ इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई स्क्वायर नहीं, कोई कुछ नहीं, इट इज़ लीनियर इक्वेशन बेसिकली। सो इट इज़ E = -d∅/dt। फाई क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स, और t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, चेंज इन टाइम। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट, इंड्यूस्ड EMF, कि कितना EMF इंड्यूस होगा। Let's start with question number 18. It says above figure shows planar loop of different shape moving out or into a region of magnetic field which is directed normal to the plane of the loop away from the reader. The direction of induced current in each loop using Lenz's law will be. तो मतलब लेंस लॉ का यूज़ करना है आपको और बताना है कि कहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। तो जो करंट होता है वो कहाँ होता है, अपोज होता है, बेसिकली दूसरी डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट वाले लूप को वो इस तरफ को आ रहा है इनटू द क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो होगा क्या, इट विल बी अपोज्ड, बी से सी जाएगा, देन इट विल मूव टू डी,
ऑपोजिट डायरेक्शन, डी से ए, फिर उसके बाद आपका डी ए टू बी, तो ये इसका क्या हो गया, बी सी डी ए बी। अब इसके लिए देखो ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो अब ये ऐसे मूव कर रहा है, तो अगर मैं स्टार्ट करूँ पॉइंट बी से ही दोबारा से, तो ये कहाँ पे जाना चाहिए, इट मस्ट मूव टू ए, एंड देन ए से कहाँ जाएगा, इट विल मूव टू सी, देन टू सी टू बी, सो बी ए सी बी, सो विच वन इज़ करेक्ट आउट ऑफ द अबव, इट इज़ बी पार्ट। ध्यान से देख लो, बी सी डी ए बी और बी ए सी बी, ठीक है, तो ये दिस इज़ डन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वी हैव अ व्हील विद द 10 मेटालिक स्पोक्स विद इन each 0.5 long is rotated with a speed of 120 revolution per minute in a plane normal to the horizontal component of Earth's magnetic field HE at a place. If HE is 0.4 g at the place, the induced EMF between the axle and the rim of the wheel. तो बेसिकली यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पता है कि E किसके इक्वल होता है, बी वी एल के, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन देखो तो सारी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो सबसे पहले आप क्या करो, कन्वर्ट करने की कोशिश करो इसको। वी एल को हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ आर ओमेगा एल, और उसके बाद आप किसको चेंज करोगे, यू विल चेंज ओमेगा, ओमेगा को भी चेंज करेंगे हम, किस में चेंज करेंगे, 2 पाई एफ में, क्योंकि हमारे पास फ्रिक्वेंसी दी हुई है यहाँ पे और फ्रिक्वेंसी है आपके पास, तो आप उसको चेंज करो। सो दिस इज़ हाफ आर और दिस इज़ 2 पाई एफ एल एज इट इज़, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला है। कैसे फार्मूला चेंज करना है और क्यों चेंज करना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एच ई दिया हुआ है आपके पास, उसके बाद 10 मेटालिक स्पोक्स दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है और आपकी स्पीड दी हुई है, किससे मूव कर रहा है वो, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और उसके अकॉर्डिंग यू कैन चेंज द फॉर्मूला ऑफ इट। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ गई, आप देखो ध्यान से, तो आपके पास बचा है बी आर पाई एफ और एल। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा ये, और आपके पास है आर की वैल्यू है 0.5, लेंथ दी हुई है आपकी स्पोक्स की, तो आर हो गया, रेडियस हो गया वो, टू तो है ही नहीं, चलो पाई है आपके पास, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। उसके बाद आपके पास एफ़ की वैल्यू है, एफ़ कितना दिया हुआ है आपको, इट इज़ 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो अगर मैं इसको आरपीएस में चेंज करूँ तो ये कितना हो जाएगा, आरपीएस मतलब राउंड या रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो गया आपका 2, ठीक है, 2 आ गया एफ़ आपका। और एल कितना दिया हुआ है आपको, एल इज़ गिवन एज 0.5, और उसके बाद यू कैन सॉल्व द इक्वेशन, ये पूरा का पूरा सॉल्व कर लो और आपको वैल्यू मिल जाएगी। और इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे आ रही है 6.28 इंटू 10⁻⁻⁵, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। इसको सॉल्व कर लेना बस, आपको वैल्यू मिल जाएगी। और वोल्टेज में आएगी क्योंकि ईएमएफ है, ईएमएफ का मतलब क्या होता है, इट इज़ द वोल्टेज। नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई इन आवर होम्स एंड ऑफिसेज इज़ अ वोल्टेज दैट वेरीज लाइक अ साइन फंक्शन विद टाइम, सच अ वोल्टेज इज कॉल्ड। तो आपको पता है कि अगर आपका वैल्यू ऐसी है, साइन फॉर्म में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग। अगर वो होगी स्ट्रेट लाइन तो उसको हम डायरेक्ट वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ऑल्टरनेटिंग है तो एक बार प्लस माइनस ऐसे चलता रहता है, ये साइन फंक्शन की तरह, जैसे आपका साइन का ग्राफ होता है ना, वैसे ही बिल्कुल। तो दिस वन इज़ ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन इंडक्टर इज़ कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, इंडक्टर को आप किसके साथ लगा रहे हो, एसी सोर्स के साथ। तो इस केस में क्या होता है, जैसे इसको क्या बोलते हैं, प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट। तो इसको आप कैसे बनाते हो, आपने लिया सर्किट और आपने लिया इंडक्टर, वाउंडेड इंडक्टर है आपके पास, एल होती है इसकी वैल्यू, ये वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है। आई आपका क्या होता है, इट इज़ साइन ओमेगा टी, और आपका जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, इट इज़ बेसिकली V0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2।
तो जो हमारा करंट होता है ना इस केस में वो लैग करता है बिहाइंड द वोल्टेज बाय π/2। ये सारी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे I और V सेम फेज में कब होते हैं, जब आपके पास कौन सा सर्किट है, कमेंट सेक्शन में बताना कि रेजिस्टिव होता है या कैपेसिटिव होता है। ये कमेंट सेक्शन में बताना B और C किस केस का, मतलब किस केस है, किसका केस है, प्योर वाला कौन सा केस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इन द एडजेसेंट LCR सर्किट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले आपके पास है यहाँ पे L है, रेजिस्टेंस है, C है और I फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो V तो आना ही आना है, वोल्टेज विल बी देयर। अब अगर आप इसकी बात करो R की, तो ये क्या हो जाएगा IR, यही पढ़ा है हमने। और अगर हम सेकंड वाले की बात करें, एक ही में लिख लेते हैं प्लस करके, IR की बात करें और उसके बाद इसकी बात करें L की, तो L के साथ क्या होता है L इंटू चेंज इन करंट ओवर चेंज इन टाइम। प्लस कैपेसिटर की बात करो तो कैपेसिटर किस में लिखा जाता है Q ओवर C में। अब देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका, इट इज़ C पार्ट। यू कैन सी सारे एक ही डायरेक्शन में, सारा प्लस ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है इम्पिडेंस का, तो आपसे पूछा है ये कौन से केस का फॉर्मूला है। तो इसमें रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, XC दिख रहा है आपको, XL दिख रहा है, तो ये किसके केस होगा, इट इज़ रिलेटेड विथ LCR सर्किट। सारी ही चीज़ें प्रेजेंट है इसमें, कैपेसिटेंस का भी है, इंडक्टिव का भी है, इंडक्टिव कैपेसिटेंस भी है, रेजिस्टर भी है, तो LCR सर्किट हुआ ना, एक चीज़ तो है नहीं इसके अंदर, सारी चीज़ें प्रेजेंट है। इम्पिडेंस बोलते हैं इसको Z को। नेक्स्ट देखो, फॉर्मूला बिटवीन RMS वैल्यू ऑफ करंट IRMS एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट IM, तो √2 होता है इसका रिलेशन, IRMS इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू √2। सो दिस इज B पार्ट ऑफ इट। ठीक है, सेम है बिल्कुल। देखो I0 के टर्म्स में भी दे सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आपका, सेक्शन A ही करूँगी इसमें, नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस आएंगे आपके सेक्शन B से रिलेटेड। द डिवाइस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज, म्यूचुअल इंडक्शन किस मतलब किस पे डिवाइस पे बेस्ड है, तो ट्रांसफार्मर्स में यूज़ किया जाता है या AC जनरेटर्स में यूज़ किया जाता है, कॉइल गैल्वेनोमीटर में यूज़ किया जाता है, या नन ऑफ दीज। सो इट इज़ यूज्ड इन ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसफार्मर्स में म्यूचुअल इंडक्शन का यूज़ किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ EMF। अगर आप EMF जनरेट करना चाहते हो तो यू विल यूज़ म्यूचुअल इंडक्शन विद इन, सो दैट यू कैन प्रोड्यूस EMF। ओके, या सो वी आर डन विद सेक्शन A। अब नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन B आएगा। तो और अगर आप देखना चाहो मेरे चैनल पे वीडियोस, तो MCQs फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स के डले हुए हैं, होम सेक्शन पे जाके भी आप देख सकते हो। और आपको मैं ओसवाल बुक्स के, ओसवाल और एडुकार्ड बुक्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। वो काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, अगर आप उनके सैम्पल पेपर्स देखना चाहते हो तो एक बार ज़रूर देखना और प्रैक्टिस ज़रूर करना अगर आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।